हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स। तो दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, जिसके अंक हैं, जिसके मार्क हैं 4। मतलब आपके जो बोर्ड का 12th का एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर 4 अंकों का है। काफी अच्छा वेटेज है, 4 अंक काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखते हैं। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। पहली बात, आप इस चैप्टर के वीडियो से ही इस चैप्टर के नोट्स बनाइए। मैं जब आपसे कहूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, तब उस समय आप वीडियो को पॉज करके जो ब्लैक बोर्ड पर, जो ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे आप नोट कर लिया करो। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल, आज की जो ये वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में डली हुई है। दोबारा बोलता हूं, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डली हुई है। फिर भी आपसे कहूंगा कि नोट्स साथ साथ बनाइए। पीडीएफ को तो डाउनलोड कर लेना, पर नोट्स साथ साथ ही बनाना ज्यादा बेहतर है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जोरदार चैप्टर है, जिसको आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स है क्या? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। सुनो मेरी बात, रासायनिक बल गतिकी जो है, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये भी रसायन विज्ञान की एक शाखा है। और इसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग, विभिन्न रिएक्शन होती है ना, अभिक्रियाएं होती हैं, उनके वेग, उनकी स्पीड और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें, इस चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा? अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रियाओं के वेग वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, कॉमा, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है।
रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे फटाफट नोट कीजिए, कंप्लीट चैप्टर वेप्टर सब डाल करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेग के आधार पर, स्पीड के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं बेटा। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। भाई चैप्टर में आपको अभिक्रियाओं के वेग पढ़ने हैं, तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हो। तो वेग के आधार पर दोस्तों अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, एक होती है मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और एक होती है मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, तो वेग के आधार पर दोस्तों अभिक्रियाएं कितने प्रकार की बताई मैंने? 3 प्रकार की। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं। क्लियर? कौन कौन सी बताई? एक बताई पहली, नंबर 1 तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। दूसरी दोस्तों कौन सी बताई थी? बताइए। दूसरी बताई थी मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और तीसरी बताई थी मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी, स्पीड से संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं, नाम से लग रहा है ना तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, तो ये अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात बहुत कम समय अंतराल में पूरी हो जाती हैं। बहुत कम समय अंतराल मतलब समय अंतराल क्वांटम होगा, जैसे 0.5 सेकंड में, 0.2 सेकंड में, 0.1 सेकंड में, मतलब ये अभिक्रियाएं पलक झपकते ही बहुत कम समय अंतराल में पूर्ण हो जाती हैं। अरे वेग ज्यादा है ना। ये अभिक्रिया है तीव्र वेग से संपन्न होने वाली। जब अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होंगी तो बहुत कम समय अंतराल में, समय के बहुत कम अंतर में ये पूरी हो जाएगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं, ये अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात बहुत कम समय अंतराल में, बहुत कम समय अंतराल में पूर्ण हो जाती हैं। समझ गए मेरी बात को? इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, आपसे कोई ये पूछ ले ऐसी अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात तीव्र वेग से संपन्न होती हैं।
तो ऐसी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, एक तो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, जिन्हें हम उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो वे अभिक्रियाएं बहुत कम समय अंतराल में पूर्ण हो जाती हैं, और एक इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हो गई और एक एग्जाम्पल है आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाओं को बोलेंगे जिनमें आयन भाग लेते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं और आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये बहुत ही तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं, जैसे मैं कहूं ये क्षार है NaOH, ये तो क्षार हो गया, और ये अम्ल ले लिया मैंने HCl, और ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो NaCl और H2O बनेगा। NaCl एक लवण बना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और संग में जल बना। तो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है, ये तीव्र वेग से संपन्न होगी। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, आप जानते हो। बात है साहब, आयनिक अभिक्रिया का कोई उदाहरण दीजिए। मेन की आयनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयन भाग लेते हैं। उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो एक AgNO3 का जलीय विलयन ले लिया आपने। AQ का मतलब समझ गए, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन AQ। और एक आपने मान लो KCl का जलीय विलयन ले लिया, तो आपने दो विलयन ले लिए, एक AgNO3 का और एक KCl का, दोनों विलयन मिक्स कर दिए, प्लस कर दिए। अच्छा, AgNO3 एक लवण है और लवण जल में टूट जाते हैं धनायन और ऋणायन में। AgNO3 के विलयन में Ag प्लस और NO3 माइनस आयन होंगे, Ag प्लस धनायन, NO3 माइनस ऋणायन। और इसी प्रकार KCl भी एक लवण है तो KCl के विलयन में K प्लस और Cl माइनस होंगे। जब आप दोनों विलयनों को मिक्स करोगे तो आयन आपस में रिएक्शन करेंगे, K प्लस NO3 माइनस KNO3 बना लेंगे। इसी प्रकार Ag प्लस और Cl माइनस AgCl बना लेंगे, और किसके अंदर, पानी के अंदर। तो बेटा यहां समझो, आप क्लियर कर लो, इस अभिक्रिया में आयन भाग ले रहे हैं, K प्लस NO3 माइनस आपस में रिएक्शन करें, Ag प्लस और Cl माइनस। तो इस अभिक्रिया में कौन ने भाग लिया, आयनों ने, आयन भाग ले रहे हैं, आयन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आयन आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये एक आयनिक अभिक्रिया है। तो क्लियर, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ऐसी अभिक्रियाएं भी अत्यधिक तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, तो आप याद रखें। तो दोस्तों इसको यहां तक, अब वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ी, मैंने कहा अभिक्रियाएं वेग के आधार पर तीन प्रकार की हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ी फास्ट रिएक्शन या तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और सेकंड पढ़ेंगे अब हम नंबर 2, मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। तो नाम से लग रहा है ये अभिक्रिया मध्यम वेग से, मीडियम स्पीड से संपन्न होती हैं। मतलब ना तो बहुत तीव्र वेग से और ना ही स्लो वेग से, मंद वेग से। तो हम कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं मध्यम वेग से संपन्न होती हैं, मध्यम वेग से संपन्न होती हैं, मध्यम वेग से संपन्न होती हैं। बात आई, वो तो नाम से पता लग गया, नाम ही है मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया मध्यम वेग से संपन्न होती हैं।
इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बात आई इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है कार्बनिक अभिक्रियाएं। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वो मध्यम वेग से संपन्न होती हैं। बात आई साहब कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? मैंने कहा कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। फिर बात आई साहब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? मैंने कहा जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन एटम हो, परमाणु हो, वे कार्बनिक यौगिक हैं। मैंने लिखा आपके सामने C12H22O11, ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। और कार्बनिक यौगिक अगर कोई अभिक्रिया करता है, जैसे ये मान लो जल से क्रिया करे, ये NaOH से अभिक्रिया करे, तो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया कहलाएंगी कार्बनिक अभिक्रिया। तो जो कार्बनिक अभिक्रिया हैं अर्थात कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं दोस्तों मध्यम वेग से संपन्न होती हैं। तो इसके एक आध एग्जाम्पल मैं आपको लिख ही देता हूं, जैसे शर्करा का जल अपघटन, शर्करा का जल अपघटन। शर्करा ली मैंने आपको C12H22O11, ये शर्करा है, शर्करा, चीनी, सुक्रोज। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये कार्बनिक यौगिक है शर्करा। और इसका जल अपघटन कराए, जल से अभिक्रिया कराए, ठीक है, जल में ये टूट जाती है शर्करा, और टूटती है तो जल अपघटन। तो शर्करा एक कार्बनिक यौगिक है जो जल से क्रिया कर रहा है। तो एक कार्बनिक अभिक्रिया आपके सामने आ रही है, हम लिख सकते हैं, बनते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। दोनों का फॉर्मूला समान है दोस्तों, दोनों के फॉर्मूले C6H12O6 है, पर दोनों की संरचना अलग अलग होती है। तो जो शर्करा है वो जल से अभिक्रिया करके या जल अपघटित होकर के, जल में अपघटित होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। ये कार्बनिक अभिक्रिया है, इसमें कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया है। ये मध्यम वेग से होती है, ना तो फास्ट ना स्लो, मीडियम स्पीड। अच्छा, एक एग्जांपल हो गया, एक और देता हूं, मेथिल एसीटेट की NaOH से अभिक्रिया। भाई आपसे एक आध अभिक्रिया लिखवा ले तो आप लिख सकते हैं, मेथिल एसीटेट की NaOH से अभिक्रिया। मेथिल एसीटेट याद कर लो दोस्तों, मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है बेटा, जो मेथिल एसीटेट होता है ना वो एक एस्टर है। मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा। मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है, ये एक एस्टर है। एस्टर समझ गए? जिन कार्बनिक यौगिकों में C++OO समूह हो वो एस्टर है। ये तो क्लियर दिख गया होगा, मेथिल एसीटेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। फॉर्मूला याद कर लीजिए मेथिल एसीटेट कि आप अभिक्रिया NaOH से करा रहे हो तो उत्पाद बनता है, यहां से बंध टूटेगा CH3OH और ये Na यहां जुड़ जाएगा तो उत्पाद बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस से Na प्लस जुड़ जाएगा Na और संग में बचेगा CH3OH। इनके नाम बताओगे? इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये क्या बना? इसको जानते होंगे, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल। तो हमें उत्पाद मिल गए सोडियम एसीटेट और मेथिल अल्कोहल। और ये कौन है? मेथिल एसीटेट। जब मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया आपने दोस्तों NaOH से कराई तो ये कार्बनिक यौगिक है जो अभिक्रिया कर रहा है,
तो ये कार्बनिक अभिक्रिया है। ये है मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक आप नोट कीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नंबर 3। और तीसरी रिएक्शन जो आने वाली है वो है मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। मंद का मतलब होता है स्लो। तो ऐसी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो स्लो स्पीड से संभव होती हैं, संपन्न होते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रियाएं मध्यम की मंद वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात बहुत कम समय अंतराल में है नहीं। मतलब ये अभिक्रिया पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लेती है क्योंकि इनकी स्पीड कैसी है, मंद। तो ये अभिक्रियाएं मंद वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात अधिक समय अंतराल में पूर्ण होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के कोई एग्जाम्पल देखो। ऐसी अभिक्रियाओं के बेटाओ एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगती है तो एक अभिक्रिया चलती है, ध्यान है क्या? लोहे पर जब जंग लगती है तो वहां पर एनोड का कार्य लोहे धातु की चद्दर करती है और कैथोड का कार्य अम्लीय विलयन करता है। वहां सेल अभिक्रिया चलती है क्योंकि वहां पर एक सेल बन जाता है। तो लोहे पर जंग लगना तो एक सेल अभिक्रिया चलती है। फिर बाद में जो Fe+2 आयन बनते हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके जंग का निर्माण करते हैं। तो लोहे पर जंग ऐसे नहीं लगती कि आज आपने लोहा खुले स्थान पर रख दिया और उसमें तुरंत जंग लग गई। तो लोहे पर जंग लगती है तो वहां अभिक्रियाएं चलती हैं और वे अभिक्रियाएं बहुत ही स्लो स्पीड से चलती हैं। लोहे पर जंग लगने में 15-20 दिन तो कम से कम लग जाते। तो हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, कई दिनों में होती है। तो ये एक धीमी अभिक्रिया है, मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल देते हैं कार्बन का हीरे में रूपांतरण। ओहो, समझ गए? देखो हीरा जो बनता है वो कार्बन का ही अपर रूप है। तो बहुत अधिक समय में जो कार्बन है, कोयला है, वो हीरे में रूपांतरित होता है, बहुत अधिक समय लगता है, कितने वर्ष लगते हैं। तो ये भी एक धीमी अभिक्रिया कहेंगे इसको भी हम। और एग्जाम्पल दे सकते हैं जीवाश्म ईंधन का निर्माण। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों से बनने वाला ईंधन। देखो जब पहले कभी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि जमीन में दब जाते हैं तो वे धीरे धीरे ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल आदि में। और जीवाश्म ईंधन जो बनता है जीवों से, पेड़ पौधों से जो ईंधन बनता है, तेल वगैरह, इसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये भी एक मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहां तक फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अब अभिक्रिया का वेग। जो हमारा, मैंने कहा था आपसे इस चैप्टर में अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग या दर भी बोल देते हैं इसे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट मतलब दर। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग एक ही बात है, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या है इसको समझते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। मान लो कोई अभिक्रिया चल रही है, R से बना P, ये कोई अभिक्रिया है। R है क्रिया कारक रिएक्टेंट और P है उत्पाद प्रोडक्ट, सही है। अच्छा, इकाई समय अंतराल में, मतलब समय अंतराल कितना है, इकाई 1 सेकंड। डेल्टा टी 1 सेकंड है, समय अंतराल 1 सेकंड है। 1 सेकंड में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया का वेग होगा। देखो भाई, हमारा वेग क्या है, हमारा वेग क्या है, हमारा वेग है इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी है हमारे। भाई यही तो होता है, इकाई समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन दूरी। अब अभिक्रिया ये तो है नहीं कि इकाई समय अंतराल में कहीं घूमने चली जाएगी, दूरी तय कर लेगी। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। और हमारा वेग क्या है, इकाई समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। तो अभिक्रिया का वेग की आप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इकाई समय अंतराल में किसी अभिक्रिया में इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो मैं ये लिख देता हूं अब डेफिनेशन। आप भी संग संग लिख लीजिए या बाद में लिख लेना, संग संग लिख लीजिए, नोट कर लेना, हेडिंग डाल लेना। तो लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो परिभाषा याद कर लीजिए कि अभिक्रिया का वेग क्या है, इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अब इसको नीचे समझिए, ये अभिक्रिया लिखी, मान लो मैंने आपको R से बना P। R क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है, P क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। क्लियर? अच्छा, तो अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, सिंबल देता हूं इसका R, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग का सिंबल आगे बहुत जगह काम आएगा, आप याद रखना R। मैंने कहा अभिक्रिया का वेग क्या है, इकाई समय अंतराल में, समय अंतराल 1 कर दिया, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो मैं ऐसे लिखता हूं, डेल्टा R क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा परिवर्तन, R क्रिया कारक, और ये डिब्बा बता रहा है सांद्रता को। आपको पता ही है वर्गाकार कोष्ठक जो होता है ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, मोलरता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अभिक्रिया का वेग क्या है, इकाई समांतराल, समांतराल को अगर हम 1 करते हैं तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो परिभाषा से ये फॉर्मूला बन गया, अभिक्रिया का वेग हो गया क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगर समांतराल आपके पास 1 आ गया तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग होगा। दोस्तों यहां पर माइनस आना चाहिए, लड़का कह रहा है माइनस क्यों आना चाहिए, मैंने की बेटे देखो, जब ये अभिक्रिया चलेगी तो क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी, सही है।
और क्रिया कारक की सांद्रता घटेगी तो सांद्रता का जो अंतराल है वो नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। सोच लो डेल्टा आर कैसे निकालोगे? डेल्टा आर माइनस को बाद में लगाऊंगा, क्रिया कारक की सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो क्रिया कारक की सांतम परिवर्तन कैसे निकालोगे? क्रिया कारक की फाइनल सांद्रता माइनस क्रिया कारक की इनिशियल सांद्रता, ऐसे निकालोगे, बटे में डेल्टा टी। अच्छा, क्रिया कारक की अंतिम सांद्रता कम होगी कि ज्यादा होगी? बताइए मुझे। कम होगी। जब अभिक्रिया चलेगी तो क्रिया कारक घटेगा, तो क्रिया कारक की तो प्रारंभ में सांद्रता ज्यादा होगी, बाद में कैसी होगी? कम। और आप जब कम में से ज्यादा घटाओगे तो बताओ यहां माइनस नहीं आएगा क्या? यहां माइनस नहीं आएगा क्या? मेरी बात समझ गए होंगे आप। यहां माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सांद्रता में परिवर्तन होगा क्रिया कारक की में वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता जो होती है वो बाद में फाइनल कम होती है और प्रारंभिक ज्यादा होती है। तो अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला ये हो गया, क्रिया कारक की सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। माइनस क्यों आया? क्योंकि क्रिया कारक है और जिसकी फाइनल सांद्रता कम होती है, इनिशियल ज्यादा होती है। अच्छा, अभिक्रिया का वेग हम उत्पाद के आधार पर भी लिख सकते हैं। बेटा मैंने लिखा है क्रिया कारक या उत्पाद की सांतम परिवर्तन, तो अभिक्रिया का वेग इसका ये भी हो सकता है उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहां माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि साहब ये उत्पाद है और उत्पाद की फाइनल सांद्रता जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि उत्पाद तो बनेगा, अभिक्रिया चलेगी जब फाइनल सांद्रता ज्यादा होगी और इनिशियल सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सही है। मैं सिंपल भाषा में कहता हूं, आप अगर अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के आधार पर निकालते हो तो माइनस का चिन्ह आएगा, और उत्पाद के आधार पर निकालते हो तो प्लस का चिन्ह आएगा। बुद्धिमानी लगाइए, समझने की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है पर इसमें समझना जरूरी है। एक बच्चा कह रहा है कि मात्रक भी बता दीजिए, तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक शॉर्ट में लिख देता हूं, आर का मात्रक। आप बता दीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। आर का मात्रक आप बताइए। लड़का कह रहा है, आप कह रहे हो कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यही होता है ना फॉर्मूले से, सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? सांद्रता बटे समय तो हुआ भाई। सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता ही होगी। अरे 5 मोलरता में से 3 मोलरता गई तो 2 मोलरता ही तो बची, तो सांद्रता बटे समय आएगा। और सांद्रता ये मोलरता है तो मोलरता बटे सेकंड आएगा। सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है। मोलरता का मात्रक क्या पढ़ा है आपने? मैं ऐसे लिख देता हूं, मोलरता का मात्रक, ऊपर मोलरता है और नीचे समय है। मोलरता का मात्रक पढ़ा है आपने, मोल प्रति लीटर। ये तो मोलरता का मात्रक हो गया। नीचे समय आएगा, समय मान लो सेकंड में है तो सेकंड आ जाएगा। समय मिनट में भी हो सकता है, तो मोल आर का मात्रक क्या आ गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो एक मात्रक तो ये हो गया, और एक मात्रक और हो सकता है बेटा। सांद्रता जो है वो दाब भी हो सकती है, आपने मैंने एक चैप्टर में बताया है। सांद्रता दाब हो सकती है अगर अभिक्रिया मान लो ये गैसीय अभिक्रिया है, मतलब क्रियाकारक उत्पाद दोनों गैस हैं, तो इनका दाब भी इनकी सांद्रता है। तो यहां सांद्रता में परिवर्तन उस समय होगा, दाब में परिवर्तन, तो मतलब एटीएम भी आ सकता है। अरे सांद्रता दाब होगी ना उस समय, अगर ये गैस है तो दाब का मात्रक एटीएम और नीचे आ जाएगा सेकंड, एटीएम प्रति सेकंड, या ऐसे कह लूं एटीएम सेकंड इनवर्स। ये आर का मात्रक हो गया एटीएम सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभिक्रिया के वेग को जाना, अभिक्रिया की दर को जाना। यहां तक पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब मेरी बात सुनिए। चैप्टर ये छोटा है और अंक इसके 4 हैं, मतलब एक बहुत बढ़िया वेटेज वाला चैप्टर है। चैप्टर ये पूरी तरह से समझने का है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। तो संग के संग इसको नोट भी करें, संग के संग इसकी मेहनत भी करें। आपका जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। कभी भी आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट की जा सकती है, तो उसको चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर लास्ट में भी एक बात फिर कहता हूं, इस चैप्टर की पीडीएफ लिंक मैं आपके कमेंट में, इस चैप्टर के जो कमेंट बॉक्स है, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आज इतना ही, क्योंकि चैप्टर का फर्स्ट डे है, आज स्टार्ट किया है, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कल क्लास में और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।